हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरती। और आज हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को हम थ्योरेटिकल वाइज नहीं बल्कि क्वेश्चन वाइज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है अफवाह तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम अपवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बोलते हैं। वाहिकाओं के संपूर्ण जाल या प्रतिरूप को किस नाम से जाना जाता है? अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र मुख्य रूप से किन कारकों का परिणाम है? किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र मुख्य रूप से किन कारकों का परिणाम है? आंसर हो जाएगा भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बढ़ते जल की मात्रा और बहाव की अवधि। इन सभी चीज़ों पे अपवाह तंत्र मुख्य रूप से मतलब कि डिपेंड करता है। इसका परिणाम है भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि। ये सारे क्षेत्र अपवाह तंत्र के मुख्य रूप। अपवाह तंत्र को किस प्रकार की प्रणाली माना जाता है? एक जटिल प्रणाली। अपवाह तंत्र किस क्षेत्र में मुख्य रूप से किसे नियंत्रित और संचालित करता है? जल प्रवाह तंत्र को। अपवाह तंत्र जो है वो नियंत्रित करता है किसको? जल प्रवाह तंत्र को। अपवाह तंत्र किन विभिन्न जल निकायों से मिलकर बना होता है? नदियों का जल, धाराओं, झीलों, तालाबों, भूजल और वायुमंडल, इन सभी चीज़ों से मिलकर अपवाह तंत्र बना होता है। अपवाह तंत्र का वर्गीकरण किन आधार पर किया जा सकता है? इसका वर्गीकरण जल ग्रहण क्षेत्र के आकार के आधार पर तथा मुख्य भौगोलिक उद्गम के आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय अपवाह तंत्र के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण का मुख्य आधार जल ग्रहण क्षेत्र का आकार है, कि जल ग्रहण क्षेत्र करने की क्या क्षमता है, उसका क्या एरिया है, इस पे डिपेंड करता है अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक समयावधि और चट्टानों की प्रकृति का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ता है? तो इसका प्रभाव नदियों के मार्ग और उनके अपवाह प्रतिरूप पर पड़ता है। ढाल और स्थलाकृति अपवाह तंत्र में क्या निर्धारित करती है? नदियों के प्रवाह की दिशा और गति। ढाल और स्थलाकृति जो वो डिसाइड करती है कि नदियाँ किस साइड बहेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकंड नंबर, जल ग्रहण क्षेत्र के आकार के आधार पर वर्गीकरण। जल ग्रहण क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। जल ग्रहण क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, प्रमुख, मध्यम और लघु। प्रमुख, मध्यम और लघु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रमुख अपवाह जो 3 प्रकार का था, प्रमुख, लघु और मध्यम, उसमें से बोल रहा है प्रमुख अपवाह तंत्र मेजर ड्रेनेज बेसिन के अंतर्गत कितनी बेसिन क्षेत्र वाली नदियाँ आती है? तो प्रमुख अपवाह तंत्र के अंतर्गत 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बेसिन क्षेत्र वाली नदियाँ आती है। जिसका क्षेत्रफल 20,000 से अधिक होगा वही नदियाँ प्रमुख अपवाह तंत्र में आएगी। प्रमुख अपवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से भारत की कितनी नदियाँ शामिल की जाती है? 14 नदियाँ। प्रमुख अपवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से भारत की कितनी नदियाँ शामिल की जाती है? 14 नदियाँ। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा नदियाँ किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो प्रमुख अपवाह तंत्र का। महानदी, कावेरी, तापी और नर्मदा नदियाँ किस प्रकार के या किस वर्ग के अपवाह तंत्र में आती है? प्रमुख अपवाह तंत्र में। पन्नेर, साबरमती और बराक नदियों को उनके बेसिन आकार के आधार पर किस में वर्गीकृत किया गया? प्रमुख अपवाह तंत्र के रूप में। मध्यम अपवाह तंत्र, मिडिल ड्रेनेज बेसिन का बेसिन क्षेत्रफल कितना होता है? तो 2,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक परंतु 20,000 वर्ग किलोमीटर से कम, मतलब 2,000 से 20,000 किलोमीटर के बीच में होता है मध्यम अपवाह तंत्र। मध्यम अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत की कुल रूप से कितनी नदियों को शामिल किया जाता है? 44 नदियों को। मध्यम अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत की मुख्य रूप से कितनी नदियों को शामिल किया जाता है? 44 नदियों को। कालिंदी, पेरियार और मेघना नदियाँ किस अपवाह तंत्र वर्ग का एक हिस्सा है? मध्यम अपवाह तंत्र का। कालिंदी, पेरियर और मेघना नदियाँ किस अपवाह तंत्र वर्ग का एक हिस्सा है? मध्यम अपवाह तंत्र का। लघु अपवाह तंत्र के तहत कितनी बेसिन क्षेत्र वाली नदियाँ आती है? तो 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम बेसिन वाली नदियाँ। अब लघु माइनर ड्रेनेज सिस्टम में 2,000 से कम वाली नदियाँ आएंगी लघु अपवाह तंत्र में। लघु अपवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से किस प्रकार के क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ आती है? तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपवहित होने वाली नदियाँ जो है लघु अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लघु अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत की लगभग कितनी नदियों को सम्मिलित किया गया है? लगभग 55। लघु अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत की लगभग कितनी नदियों को सम्मिलित किया गया? लगभग 55 नदियों को। केरल की पेरियार नदी को बेसिन आकार के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया है? केरल की पेरियार नदी को बेसिन आकार के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया? मध्यम अपवाह तंत्र। केरल की पेरियार नदी को बेसिन आकार के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम अपवाह तंत्र में। पूर्वोत्तर भारत की बराक नदी किस नदी बेसिन श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध है? प्रमुख अपवाह तंत्र में। पूर्वोत्तर भारत की बराक नदी किस नदी बेसिन श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध है? प्रमुख अपवाह तंत्र। नेक्स्ट हमारा आ गया वर्ष
वर्ष नहीं, 20,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ी नदी बेसिन को क्या संज्ञा दी गई? प्रमुख नदी बेसिन या प्रमुख अफवाह तंत्र। प्रमुख नदी बेसिन या प्रमुख अफवाह तंत्र। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मानचित्र आधारित प्रश्न। भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ? सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है जो मानचित्र के उत्तर पश्चिम भाग में दिखाई गई है? सिंधु नदी को हेल्प करने वाली उत्तर पश्चिम की जो नदियाँ हैं वो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में विलीन होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। मानचित्र के अनुसार कच्छ के रण में गिरने वाली पश्चिम वाहिनी नदिकाएं कौन सी है? लूनी, बनास और साबरमती। कच्छ के रण में गिरने वाली पश्चिम वाहिनी नदियाँ कौन सी है? लूनी, बनास और साबरमती। लूनी, बनास और साबरमती नदी। गंगा नदी की दक्षिण से आकर मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदियाँ कौन है? गंगा नदी के दक्षिण से आएगी और मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी है? यमुना नदी। मतलब कि गंगा नदी में यमुना नदी जो है वो दक्षिण से आकर मिलती है। मध्य भारत से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए यमुना में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? अब भारत के बीच से बहकर यमुना में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। यमुना में कौन कौन सा नदी मिलती है? यमुना तो मिलती है गंगा में, लेकिन यमुना में कौन सी नदी छोटी छोटी नदी मिलती है? तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। अमरकंटक पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी। अमरकंटक पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी। भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दो सबसे बड़ी नदियां कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदी। भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दो सबसे बड़ी नदियां कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी। प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे विंध्य गंगा भी कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत जिसे हम दक्षिण भारत की ओर प्रायद्वीप कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? उसे गोदावरी नदी बोलते हैं। वृद्ध गंगा, गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जानते हैं? गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के दक्षिण में बहने वाली अन्य दो प्रमुख वाहिनी नदियाँ कौन सी है? तो कृष्णा और कावेरी नदी। उड़ीसा में डेल्टा बनाने वाली मध्य भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? महानदी। उड़ीसा में डेल्टा बनाने वाली मध्य भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? महानदी। भारत के सुदूर दक्षिण में मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? बैगई। मानचित्र के अनुसार बैगई और ताम्रपर्णी क्षेत्र। भारत के सुदूर दक्षिण में मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू के मध्य की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो बैगई या ताम्रपर्णी क्षेत्र। तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर विश्व के किस सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है? तो सुंदरवन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर विश्व की किस सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा का। दामोदर और स्वर्णरेखा नदियाँ भारत के किस पठारी भाग से होकर बहती है? छोटा नागपुर पठार। दामोदर और स्वर्णरेखा नदियाँ भारत के किस पठारी भाग से होकर बहती है? छोटा नागपुर पठार। कावेरी नदी का प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से किन राज्यों में विस्तृत है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी का प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से किन राज्यों में विस्तृत है? कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार के शोक के रूप में कुख्यात कोसी नदी किस मुख्य अफवाह तंत्र का हिस्सा है? गंगा नदी अफवाह तंत्र। बिहार के शोक के रूप में कुख्यात जो कोसी नदी है मुख्य रूप से किस मुख्य अफवाह तंत्र का हिस्सा है? किसके अफवाह तंत्र का हिस्सा है? तो प्रमुख अफवाह तंत्र का हिस्सा। सबसे बड़ा नदी है ये गंगा नदी अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में मुख्य भूवैज्ञानिक अंतर क्या है? हिमालयी नदियाँ नवीन और बारहमासी है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ और मौसमी हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिम घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में क्यों गिरते हैं? प्रायद्वीपीय का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर होने के कारण। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा न बनाकर किसका निर्माण करते हैं? ज्वार नदमुख का। भूवैज्ञानिक समयावधि के आधार पर भारत का सबसे प्राचीन अफवाह तंत्र कौन सा? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। सबसे प्राचीन अफवाह तंत्र कौन सा है? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। बराक और मेघना नदियाँ भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र के अफवाह तंत्र को सुदृढ़ करती है? तो पूर्वोत्तर भारत को, उत्तर पूर्वी राज्यों को। बराक और मेघना नदियाँ उत्तर भारत के राज्यों को। जल ग्रहण क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? वह विशिष्ट क्षेत्र जहाँ से नदी और उसकी सहायक नदियाँ जल प्राप्त करते हैं उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। पेरियार नदी किस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो मध्य अफवाह श्रेणी में आती है? केरल की। पेरियार नदी किस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो मध्यम अफवाह क्षेत्र में आती है? तो केरल।
साबरमती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है? अरावली पर्वत श्रृंखला से। साबरमती नदी जो है, साबरमती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला से। अरावली पर्वत श्रृंखला से साबरमती नदी का उद्गम होता है। भारतीय नदियों को उनके उद्गम के आधार पर मुख्यतः किन दो विशाल समूहों में विभाजित किया गया? हिमालयी नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक उद्गम के आधार पर अफवाह तंत्र। भारतीय अफवाह तंत्र के उद्गम के आधार पर मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। भारतीय अफवाह तंत्र के उद्गम के आधार पर मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ किस प्रकार की होती है? बारहमासी सदाबहानी होती है। हिमालयी अफवाह तंत्र में किन क्षेत्रों से बहने वाली नदियाँ शामिल है? हिमालय और पार हिमालय। हिमालय और पार हिमालय, हिमालय एंड ट्रांस हिमालय से। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ किस अफवाह तंत्र का मुख्य हिस्सा है? हिमालय अफवाह तंत्र का। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ किस अफवाह तंत्र का मुख्य हिस्सा है? हिमालय अफवाह तंत्र का। हिमालयी अफवाह तंत्र का। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में मुख्य रूप से कहाँ से अपवहित होने वाली नदियाँ शामिल है? पश्चिम घाट, पूर्वी घाट और विंध्य श्रेणी से। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में मुख्य रूप से कहाँ से अपवाहित होने वाली नदियाँ शामिल है? तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में मुख्य रूप से पश्चिमी घाट से बहती हैं नदियाँ, पूर्वी घाट से बहती हैं और विंध्य श्रेणी से बहती है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में मुख्य रूप से कहाँ से अपवहित होने वाली नदियाँ शामिल होती है? तो पूर्वी, पश्चिमी और विंध्य श्रेणी से शामिल होती है। नर्मदा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी किस अफवाह तंत्र का प्रमुख हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमालयी नदियाँ वर्ष भर जल से क्यों भरी रहती है? क्योंकि इन्हें वर्षा के साथ साथ ग्लेशियर, हिमनद के पिघलने से भी जल प्राप्त होता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्य रूप से किस पर निर्भर होती है? मानसूनी वर्षा पे। प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्य रूप से किस पर निर्भर होती है? मानसूनी वर्षा पे। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र मुख्यतः किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? पार हिमालय या क्षेत्र या नर्मदा, गोदावरी और कावेरी किस अफवाह तंत्र के प्रमुख उदाहरण है? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का। हिमालयी नदियाँ वर्ष भर क्यों बहती है इसके बारे में बता दें। प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? मानसूनी वर्षा पे। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र मुख्यतः किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? पार हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत। क्या प्रायद्वीपीय नदियाँ बारहमासी होती है? नहीं, ये मुख्य रूप से मौसमी होती है। गोदावरी नदी का उद्गम भारत के किस घाट से होता है? पश्चिमी घाट से। गोदावरी नदी का उद्गम मुख्यतः पश्चिमी घाट से होता है। विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। हिमालय की नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में किस प्रकार की घाटियों का निर्माण करती है? वी आकार की। हिमालय की जो नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में किस प्रकार की घाटियों का निर्माण करती है? तो वी आकार की घाटियाँ या जॉर्ज का। कावेरी नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है? तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उद्गम के आधार पर वर्गीकरण में क्या नदियों के मार्ग के भूवैज्ञानिक इतिहास को ध्यान में रखा जाता है? हाँ, या उनके उद्गम क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अफवाह के आधार पर अफवाह तंत्र। प्रवाह के आधार पर अफवाह तंत्र। कितने प्रकार के प्रवाह है उसके आधार पर अफवाह तंत्र? तो भारत में मुख्यतः प्रवाह के आधार पर कितने प्रकार के अफवाहें पाई जाती है? 4 प्रकार के। बहने के प्रवाह के आधार पर कितने प्रकार की अफवाह पाई जाती है? 4 प्रकार के। प्रवाह के आधार पर वर्गीकृत 4 प्रकार कौन कौन से हैं? हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, तटीय नदियाँ और अंतर्देशीय नदियाँ। हिमालयी, पर्वतीय, तटीय और अंतर्देशीय नदियाँ। गंगा, काली, यमुना और कोसी को प्रवाह के आधार पर किस वर्ग में रखा गया है? हिमालयी नदियों के वर्ग में। गंगा, काली, यमुना और कोसी को अब प्रवाह के आधार पर किस वर्ग में रखा गया? हिमालयी नदियों के वर्ग में। बिहार का शुष्क कही जाने वाली कोसी नदी किस प्रवाह तंत्र का हिस्सा? हिमालयी प्रवाह तंत्र का। हिमालय प्रवाह तंत्र का। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रवाह के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रायद्वीपीय नदियों की श्रेणी में। प्रायद्वीपीय नदियों की श्रेणी में, जबकि गंगा, काली, यमुना और कोसी जो है हिमालयी नदियों की श्रेणी में, और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रायद्वीपीय नदियों की श्रेणी में। जुआरी और शरावती नदियाँ जो है तटीय नदियाँ। जुआरी और शरावती नदियाँ जो है कोस्टल रिवर है, तटीय नदियाँ हैं। लूनी और घग्गर नदी किस विशिष्ट अफवाह तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है? अंतर्देशीय, देश के अंदर का नदी। लूनी और घग्गर नदी क्या अंतर्देशीय नदी है। अंतर्देशीय अफवाह तंत्र का क्या अर्थ है? वैसी नदियाँ जो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है और थल भाग में ही विलीन हो जाती है। ओह माय गॉड। अच्छा, अंतर्देशीय का अर्थ ये है जो नदी समुद्र तक नहीं पहुँच पाती और थल भाग में ही विलीन हो जाती है, उसे कहते हैं अंतर्देशीय नदियाँ। काली नदी, शारदा का प्रवाह तंत्र किस मुख्य श्रेणी के अंतर्गत आता है? हिमालय नदियों के अंतर्गत। काली नदी का प्रवाह तंत्र किस मुख्य श्रेणी के अंतर्गत आता है? हिमालयी नदियों के अंतर्गत। शरावती नदी भारत के किस राज्य में तटीय प्रवाह का निर्माण करती है? कर्नाटक राज्य का। शरावती नदी भारत के किस राज्य में तटीय प्रवाह का निर्माण करती है? कर्नाटक राज्य का। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में लुप्त हो जाने वाली प्रमुख अंतर्देशीय नदी कौन सी है? लूनी नदी।
राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में लुप्त हो जाने वाली प्रमुख अंतर्देशीय नदी कौन सी है? लूनी नदी। गोवा की जीवन रेखा कही जाने वाली जुआरी नदी किस प्रवाह तंत्र का हिस्सा है? तटीय नदियाँ का। गोवा की जीवन रेखा कही जाने वाली जुआरी नदी, गोवा की जीवन रेखा कही जाने वाली जुआरी नदी किस प्रवाह तंत्र का हिस्सा है? तटीय नदियों का, तटीय नदियों का। कृष्णा नदी प्रवाह के आधार पर किस श्रेणी की नदी है? प्रायद्वीपीय नदी। कृष्णा नदी प्रवाह के आधार पर किस श्रेणी की नदी है? प्रायद्वीपीय नदी। घग्गर नदी अपने जल का विसर्जन कहाँ करती है? यह मरुस्थलीय भूमि हनुमानगढ़ के पास में विलीन हो जाती है। घग्गर नदी जो है मरुस्थलीय भूमि है कहाँ पे? हनुमानगढ़ के पास, राजस्थान होगा शायद, तभी तो मरुस्थलीय भूमि बोल रहा है। मरुस्थलीय भूमि हनुमानगढ़ के पास विलीन हो जाती है। कौन? घग्गर नदी। प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवाह गति हिमालयी नदियों की तुलना में कैसी होती है? धीमी और स्थिर, क्योंकि ये प्रौढ़ावस्था में है। तटीय नदियों का मार्ग समानता कैसा होता है? अत्यंत छोटा और तीव्रगामी। तटीय नदियों का मार्ग जो होता है अत्यंत छोटा होता है, तीव्रगामी होता है। यमुना नदी किस नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी के रूप में प्रवाहित होती है? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी के रूप में। भारत के किस क्षेत्र में अंतर्देशीय अफवाह तंत्र सबसे अधिक पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान, थार मरुस्थल में अंतर्देशीय अफवाह तंत्र पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान जो कि किसी से नदी से सटा नहीं होता है उसे अंतर्देशीय मतलब अफवाह तंत्र कहते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान, थार मरुस्थल वाला जो नदी है वो सारा होगा। प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण में नदियों के किस गुण को प्राथमिकता दी गई है? उसके बहने के मार्ग और भौगोलिक अवस्थिति को। उसके बहने के मार्ग और भौगोलिक अवस्थिति को। क्या तटीय नदियाँ बड़े डेल्टा का निर्माण करती है? नहीं। तीव्र ढाल के कारण ये आमतौर पर ज्वार नदमुख बनाती है, एस्टिट्यूटरी बनाती है। क्या तटीय नदियाँ बड़े डेल्टा का निर्माण करती है? नहीं। ये तीव्र ढाल के कारण आमतौर पर ज्वार नदमुख बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर वर्गीकरण। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अफवाह तंत्र को कितने समूहों में बांटा गया? 2 समूहों में। जल विसर्जन के आधार पर 2 मुख्य समूह कौन से हैं? जल विसर्जन के आधार पर 2 मुख्य समूह अरब सागर का अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। अरब सागर का अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अरब सागर के अफवाह तंत्र की नदियाँ किस दिशा से उद्गमित होकर प्रवाहित होती है? तो पूर्व दिशा से उद्गमित होकर पश्चिम की ओर बहती है अरब सागर वाला, और बंगाल की खाड़ी वाला जो है पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ अपना जल कहाँ विसर्जित करता है? अरब सागर में, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ अपना जल विसर्जन करती है अरब सागर में। वही ब्रह्मपुत्र, महानदी, पेन्नार और बेगई नदियाँ अपना जल विसर्जित करती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है भारत के कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है? लगभग 77% क्षेत्र। भारत के कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग अरब सागर तंत्र के अंतर्गत आता है? तो 23%। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ मुख्य रूप से किस दिशा की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ की मुख्य प्रवाह दिशा पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पेन्नार नदी जल विसर्जन के आधार पर किस तंत्र का हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का। पेन्नार नदी जल विसर्जन के आधार पर किस तंत्र का हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का। बेगई नदी अपना जल किस खाड़ी या सागर में विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी, पाक खाड़ी के पास में बेगई नदी अपना जल किस खाड़ी या सागर में विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी में। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो किस रेखा को 2 बार काटती है और अरब सागर में गिरती है? कर्क रेखा को। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो किस रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो किस रेखा को 2 बार काटती है और अरब सागर में गिरती है? कर्क रेखा को। भारत का कौन सा अफवाह तंत्र जल ग्रहण क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ा है? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र 77%। भारत का कौन सा अफवाह तंत्र जल ग्रहण क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ा है? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। क्या अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बड़े डेल्टा बनाती हैं? नहीं, ये नदियाँ मुख्य रूप से ज्वार नदमुख बनाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो है वो एस्ट्यूरी मतलब ज्वार नदमुख बनाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण क्यों करती है? क्योंकि ये मंद ढाल पर लंबी दूरी तय करती है और भारी मात्रा में गाद अवसाद लाती है। महानदी किस अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी है? महानदी बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी है। ताप्ती नदी का जल विसर्जन स्थल कहाँ होता है? अरब सागर, खंभात की खाड़ी में। अरब सागर को खंभात की खाड़ी बोलता है। ताप्ती नदी का जल विसर्जन स्थल कहाँ? अरब सागर, खंभात की खाड़ी। अफवाह क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर दोनों तंत्रों का अनुपात क्या होता है? 77% और 23%। कौन सी जल विभाजक रेखा इन दोनों अफवाह तंत्रों को अलग करती है? दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री पश्चिमी घाट। कौन सी जल विभाजक रेखा इन दोनों अफवाह तंत्रों को अलग करती है? दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अरब सागर में विसर्जित होने वाली नदियाँ। मानचित्र के अनुसार राजस्थान से निकलने वाली कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है?
लूनी नदी राजस्थान से निकलकर कच्छ के रण में विलीन होती है लूनी नदी। साबरमती नदी का निकास भारत के किस राज्य से होता है और कहाँ गिरता है? साबरमती नदी राजस्थान अरावली से उद्गम होकर अरब सागर में गिरता है। राजस्थान अरावली से होकर अरब सागर में गिरता है। अमरकंटक पठार से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। अमरकंटक पठार से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के दक्षिण में उसके समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। नर्मदा नदी के दक्षिण में उसी के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। ताप्ती, नर्मदा, ये सारा तो अरब सागर में गिरेगा। मानचित्र में दर्शाई गई मीठी नदी भारत के किस प्रमुख शहर में बहती है और अरब सागर में गिरती है? मुंबई। मीठी नदी मुंबई में। मांडवी और ज्वारी नदियाँ भारत के किस राज्य की प्रमुख अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ? गोवा की। मांडवी और ज्वारी जो है गोवा की नदियाँ। मांडवी और ज्वारी नदियाँ भारत के किस राज्य की प्रमुख अरब सागर में गिरने वाली नदी है? गोवा की। शरावती नदी जो प्रसिद्ध गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है कहाँ गिरती है? अरब सागर में। शरावती नदी जो प्रसिद्ध गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है कहाँ गिरती है? अरब सागर में। भरतपुझा जिसे पुनानी बोलते हैं, भरतपुझा नदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? केरल की। भरतपुझा किस राज्य की सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? केरल की। केरल की पेरियार नदी अपने जल का विसर्जन कहाँ करती है? अरब सागर में। केरल की जो पेरियार नदी है अपने जल का विसर्जन अरब सागर में करती है। पंबा नदी भारत के किस राज्य में बहते हुए अरब सागर वेम्बनाड झील में गिरती है? केरल। पंबा नदी भारत के किस राज्य में बहते हुए अरब सागर वेम्बनाड नदी में गिरती है? केरल में। अरब सागर में गिरने वाली गुजरात की दो सबसे प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? साबरमती और माही। अरब सागर में गिरने वाली गुजरात की दो नदियाँ साबरमती और माही। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है जो अरब सागर में गिरती है? मांडवी नदी के तट पर। गोवा की राजधानी जो पणजी है वो किस नदी के तट पर स्थित है जो अरब सागर में गिरती है? तो गोवा की जो पणजी है वो मांडवी नदी के तट पर है। मांडवी नदी के तट पर। भरतपुझा, पेरियार और पंबा नदियों का प्रवाह क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? भरतपुझा उत्तर, पेरियार मध्य और पंबा दक्षिण में। भरतपुझा, पेरियार और पंबा की नदियों का प्रवाह तंत्र उत्तर से दक्षिण में क्या है? उत्तर में भरतपुझा, बीच में आएगा पेरियार और पंबा नदियाँ जो दक्षिण में। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली चार प्रमुख नदियाँ कौन सी है? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। अरब सागर तंत्र की नदियों का ढाल बंगाल की खाड़ी की नदियों की तुलना में कैसे अधिक तीव्र और सीधा ढाल है? क्या अरब सागर में गिरने वाली नदी केरल की नदियाँ नौगम्य है, केवल तटीय और पश्च जल क्षेत्र है? क्या अरब सागर में गिरने वाली केरल की नदियाँ नौगम्य नेविगेबल है, केवल तटीय और पश्च जल क्षेत्र में? अमरकंटक से कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। अमरकंटक से अमर होकर जो निकलेगा वो कभी नहीं मरेगा। तो इस क्वेश्चन से ट्रिक बनेगा कि अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। सूरत शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है जो अरब सागर में गिरती है? ताप्ती नदी के मुहाने पर। सूरत शहर जो है वो ताप्ती नदी के मुहाने पर। किस नदी के मुहाने पर? ताप्ती नदी के मुहाने पर। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों की लंबाई कम क्यों होती है? क्योंकि पश्चिमी घाट समुद्र तट के अत्यंत निकट समानांतर स्थित है। बंगाल की नेक्स्ट टॉपिक हमारा 5 नंबर है, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने वाली नदियाँ। हुगली नदी किस मुख्य नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटिबली है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा नदी की। हुगली जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वो जो है वो किसकी वितरकी नदी है, मतलब मुख्य रूप से नदी का एक वितरकी है तो गंगा का। छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली नदी से मिलने वाली प्रसिद्ध नदी कौन सी है? दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार से निकल के हुगली नदी में मिलने वाली प्रसिद्ध नदी कौन सी है? दामोदर हुगली में मिलता है। छोटा नागपुर से निकलता है और हुगली में मिलता है कौन? दामोदर। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरती है? स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बैतरनी और ब्रह्मणी नदियाँ भारत के किस राज्य से होकर बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है? ओडिशा राज्य से। बैतरनी और ब्रह्मणी नदियाँ भारत के किस राज्य से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ओडिशा राज्य से। प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी। प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी पर। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी नदी, वृद्धगंगा। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी नदी, जिसे हम वृद्धगंगा भी बोलते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ विसर्जित होता है? महाबलेश्वर पश्चिम घाट से उद्गम होकर बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है महाबलेश्वर पश्चिम घाट से उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरता है।
पेन्नार और पालार नदियाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पेन्नार और पलार नदियाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिणी भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कावेरी नदी को। दक्षिणी भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। पहला नंबर ये पता चला कि कावेरी नदी दक्षिण की ओर है और इसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी नदी को। मानचित्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है? बेगई नदी कावेरी नदी से दक्षिणी नदी है, पर दक्षिणी गंगा का मतलब प्रतीक है कावेरी नदी। और सबसे दक्षिण नदी कौन सी है? तो बेगई नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश मतलब दूसरे देश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से प्रवाहित होती है? जमुना के नाम से। जिसे हम ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं उस नदी को बांग्लादेश में जमुना बोलती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा की नदी द्वारा बंगाल की खाड़ी में मुहाने को बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। ब्रह्मपुत्र नदी मतलब जो बांग्लादेश के लिए जमुना है और हमारे लिए ब्रह्मपुत्रा है। विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा की नदियों द्वारा कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी जिसे मेघना बोलते हैं अंततः कहाँ विसर्जित होती है? बराक नदी जिसे मेघना बोलते हैं, मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी जिसे मेघना बोलते हैं तथा कहाँ विसर्जित होती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की दिशा पूर्व की ओर क्यों है? क्योंकि भारतीय प्रायद्वीपीय का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की है। नेक्स्ट हमारा है पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप एंटाक्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है? वे नदियाँ जो अपने अपवाह मार्ग के उत्थान करने वाले स्थलखंडों को काटकर अपना पुराना मार्ग बनाए रखते हैं। पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण कौन सी नदियाँ करता है? वे नदियाँ जो अपने अपवाह मार्ग में उत्थान करने वाले स्थलखंडों को काटकर अपना पुराना मार्ग बनाए रखती है। नेक्स्ट है भू आकृतिक विज्ञान में स्थलखंड के उत्थान के साथ साथ नदी द्वारा किए जाने वाले कटाव को क्या कहते हैं? अपर्दन द्वारा मार्ग को यथावत बनाए रखना। अपर्दन द्वारा मतलब इरोजन के द्वारा अपने मार्ग को यथावत बनाए रखना। भू आकृतिक विज्ञान में स्थलखंड के उत्थान के साथ साथ नदी द्वारा किए जाने वाले कटाव को क्या कहते हैं? अपर्दन द्वारा मार्ग को यथावत बनाए रखना। हिमालय की नदियाँ समानता किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है? पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का। हिमालय की जो नदियाँ हैं वो मुख्य रूप से पूर्वानुवर्ती नदियों का एग्जाम्पल है। गंगा नदी को किस अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत। गंगा नदी को किस अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत। सिंधु की सहायक नदी सतलज किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है? पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप को। सिंधु की सहायक नदी सतलज किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का प्रदर्शित करता है? पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप। एक बात तो ये पता चला सिंधु की सहायक नदी सतलज है, वो किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का प्रदर्शित करती है? तो पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती है? पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का। तीस्ता नदी का संबंध किस विशिष्ट अपवाह प्रतिरूप से? पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप से। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की नदियाँ मुख्य रूप से पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप को धारण करते हैं? हिमालय क्षेत्र की नदियाँ। हिमालय क्षेत्र की नदियाँ। पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप की नदियाँ पर्वत श्रृंखलाओं के सापेक्ष किस दिशा में प्रवाहित होती है? पर्वत श्रृंखलाओं के समानांतर अथवा लंबवत। पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप की नदियाँ पर्वत श्रृंखलाओं के सापेक्ष किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो पर्वत श्रृंखलाओं के समानांतर अथवा लंबवत। पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप में नदियों का मार्ग समानता कैसा होता है? सीधा और व्यवस्थित। पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप में नदियों का मार्ग पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप में नदियों का मार्ग समानता कैसा होता है? सीधा और व्यवस्थित। पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत विकसित होने वाली पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप में नदियों का मार्ग समानता कैसा होता है? सीधा और व्यवस्थित। पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत विकसित होने वाली घाटियों की मुख्य विशेषता क्या है? घाटियाँ चौड़ी और उथली होती है। क्या पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप में जलप्रपात पूर्णतः विकसित होता है? नहीं, इसमें जलप्रपात समानता कम विकसित होता है। पर्वत श्रेणियों के उत्थान के बावजूद अपना मार्ग ना बदलने वाली नदियों को क्या कहते हैं? पूर्वानुवर्ती नदियाँ। पर्वत श्रेणियों के उत्थान के बावजूद अपना मार्ग ना बदलने वाली नदियों को क्या कहते हैं? पूर्वानुवर्ती नदियाँ। पूर्वानुवर्ती नदियों के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रेणियों का क्या होता है? नदियाँ निरंतर अपरदन द्वारा उन्हें काट देती है।
यदि कोई नदी उत्थान से पूर्व अपनी घाटी को बनाए रखती है तो क्या कहलाती है? पूर्वानुवर्ती नदियाँ। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज में कौन सा साझा भू आकृतिक लक्षण पाया जाता है? ये तीनों हिमालयी पूर्वानुवर्ती नदियाँ हैं। पूर्वानुवर्ती अफवाह प्रतिरूप में घाटियों के उथले होने का भू आकृतिक कारण क्या है? प्रारंभिक अवस्था या क्षैतिज कटाव का स्वरूप। किस अफवाह प्रतिरूप में जल प्रपातों का विकास प्रारंभिक या कम उन्नत अवस्था में होती है? पूर्वानुवर्ती अफवाह प्रतिरूप का। नदियों द्वारा उत्थान के साथ साथ गहरी घाटी का निर्माण नदी गौज मुख्य रूप से किस प्रतिरूप का संकेत है? पूर्वानुवर्ती और कुछ स्थितियों में अध्यारोपित प्रतिरूप का। पाठ्यपुस्तक के अनुसार हिमालय की श्रेणियों को काटने वाली किन्हीं 4 प्रमुख नदियों के नाम बताएं। हिमालय की श्रेणियों को काटने वाली किन्हीं 4 प्रमुख नदियां कौन से हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, तीस्ता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप। सुपरिम्पोज ड्रेनेज पैटर्न अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप। अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का विकास सर्वप्रथम किस प्रकार के चट्टान संस्तरों पर होता है? ऊपरी कठोर चट्टान संस्तरों पर। अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का विकास सर्वप्रथम किस प्रकार के चट्टान संस्तरों द्वारा होता है? ऊपरी कठोर चट्टान संस्तरों पर। कठोर चट्टान संस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की प्रकृति कैसी होती है जिस पर बाद में नदी अध्यारोपित होता है? नरम या प्राचीन चट्टान संस्तर। कठोर चट्टान संस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की प्रकृति कैसी होती है जिस पर बाद में नदी अध्यारोपित होती है? नरम या प्राचीन चट्टान संस्तर। अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप में नदी घाटी का विकास सबसे पहले किस संरचना पर होता है? पहले ऊपरी आवृत चट्टान पर। अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप में नदी घाटी का विकास सबसे पहले किस संरचना पर होता है? तो पहले ऊपरी आवरण चट्टान पर होता है। नदी द्वारा नीचे की ओर किए जाने वाले गहरे कटाव को भू विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? नदी निम्नवर्ती गहरे अपरदन या डाउन कटिंग। अध्यारोपित प्रतिरूप में नदी ऊपरी चट्टान को अपरदित कर किस स्तर तक पहुँचती है? निचली चट्टान। ऊपरी चट्टान को अपरदित कर। अध्यारोपित प्रतिरूप में नदी ऊपरी चट्टान को अपरदित कर किस स्तर तक पहुँचती है? निचली चट्टान के स्तर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चट्टान संरचना पर निर्भर होने के कारण संरचना पर निर्भर होने के कारण किस विशिष्ट घाटी का विकास होता है? अध्यारोपित नदी घाटी का। चट्टान संरचना पर निर्भर होने के कारण किस विशिष्ट घाटी का विकास करता है? अध्यारोपित नदी घाटी का। दामोदर नदी भारत की किस अफवाह प्रतिरूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप। दामोदर नदी भारत की किस अफवाह प्रतिरूप का विशिष्ट उदाहरण है? अध्यारोपित का। सोन नदी किस प्रकार की अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण है? अध्यारोपित का। झारखंड की प्रसिद्ध स्वर्ण रेखा नदी वो भी अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप है। चंबल नदी का अफवाह तंत्र किस प्रकार की भू आकृतिक प्रतिरूप को दर्शाती है? अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप। अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप है। बनास नदी किस अफवाह प्रतिरूप के अंतर्गत प्रवाहित होती है? अध्यारोपित। बनास नदी किस अफवाह प्रतिरूप के अंतर्गत प्रवाहित होती है? अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप। प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी किस अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण है? अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का। प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी किस अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण है? अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का। कृष्णा नदी का अफवाह तंत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का। कृष्णा नदी का अफवाह तंत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का। भ्रंश घाटी से बहने वाली नर्मदा नदी किस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप दर्शाती है? अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप। ताप्ती नदी को किस अफवाह प्रतिरूप के उदाहरण है? अध्यारोपित। मध्य प्रदेश के किस पठार पर बहने वाली नदियाँ अध्यारोपित अफवाह का सटीक उदाहरण है? तो रीवा के पठार पर बहने वाली नदियाँ अध्यारोपित का अच्छा उदाहरण है। अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप की नदियाँ किन घाटियों से होकर प्रवाहित होती है? जो कठोर चट्टानों की संरचना का अनुसरण करती है उस प्रकार की नदियों से बहती है तो उसे अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप में नदी घाटियाँ प्राय कैसी होती है? गहरी और संकरी। अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप में नदी घाटियाँ प्राय कैसी होती है? गहरी और संकरी। किस अफवाह प्रतिरूप में नदियों का प्रतिरूप असंगत होता है? अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप में। किस अफवाह प्रतिरूप में नदियों का प्रतिरूप असंगत होता है? अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप में। अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप के मोड़ों की क्या विशेषता होती है? इसमें तीक्ष्ण और झुकावयुक्त शामिल होते हैं। इसमें तीक्ष्ण और झुकावयुक्त मोड़ शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस अफवाह प्रतिरूप में जलप्रपात और घाटियाँ सामान्य रूप से पाई जाती है? अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप में। दामोदर, सोन और चंबल नदियों में कौन सा भू आकृतिक लक्षण उभयनिष्ठ है? ये सभी अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ अध्यारोपित प्रतिरूप क्यों दर्शाती हैं? क्योंकि ये प्राचीन कठोर भू भाग की संरचना पर अध्यारोपित है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ अध्यारोपित प्रतिरूप क्यों दर्शाती है? क्योंकि वे प्राचीन कठोर भू भाग की संरचना पर अध्यारोपित है। ऊपरी आवरण की निर्मित घाटी या निचली चट्टान संरचना पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? घाटी का अध्यारोपण। भू आकृतिक में तीक्ष्ण मोड़ किस अफवाह तंत्र की संरचनात्मक पहचान है? अध्यारोपित अफवाह। तीक्ष्ण मोड़
आध्यात्मिक अध्यारोपित अफवाह तंत्र। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वृक्षाकार एवं आयताकार अफवाह प्रतिरूप, डेंड्राइट्स एंड रेटिकुलर पैटर्न। वृक्षाकार या आयताकार अफवाह प्रतिरूप। वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप का मुख्य ज्यामितीय लक्षण क्या है? यह किसी वृक्ष की शाखाओं या प्रतिशाखाओं की तरह दिखाई देती है। वृक्षाकार या आयताकार अफवाह प्रतिरूप। वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप में मुख्य धारा के साथ सहायक नदियाँ किस प्रकार मिलती है? इस प्रकार मिलती है कि वृक्ष की टहनियों जैसे लगती है। भारत के किस विशाल भौगोलिक मैदान की नदियाँ वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप का सर्वोच्चतम उदाहरण है? उत्तरी मैदानी की नदियाँ जो है वो लगेगा कि ये वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप का मुख्य उदाहरण है। गंगा नदी मैदानी भाग में किस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप बनाती है? गंगा नदी वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप बनाती है। सिंधु नदी तंत्र मैदानी भाग में किस प्रतिरूप का निर्माण करती है? गंगा सिंधु वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप का। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्रा वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप। ब्रह्मपुत्र नदी अपने निचले या मैदानी भाग में कौन सा प्रतिरूप बनाती है? वृक्षाकार। समान ढाल वाले एक दूसरे ढाल वाले समरूप मैदानी भाग में समानता किस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप बनता है? समान ढाल वाले में वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप। गंगा ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदियाँ संयुक्त रूप से किस प्रतिरूप के उदाहरण में शामिल है? वृक्षाकार अफवाह। गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप। पृष्ठ के सबसे निचले भाग में किस चौथे अफवाह प्रतिरूप का नाम प्रारंभ हो रहा है? आयताकार अफवाह प्रतिरूप का। मतलब ये क्वेश्चन कोई नहीं है। वृक्षाकार प्रतिरूप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेंड्राइटिस अफवाह। डेंड्राइटिस अफवाह। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तुलनात्मक प्रश्न। पूर्वानुवर्ती और अध्यारोपित। पूर्वानुवर्ती और अध्यारोपित प्रतिरूप में घाटियों के आकार के आधार पर क्या मुख्य अंतर है? पूर्वानुवर्ती में घाटियाँ चौड़ी और उथली होती है, जबकि अध्यारोपित में गहरी और संकरी होती है। किस अफवाह प्रतिरूप में जलप्रपात कम विकसित होता है और किसमें समान रूप से पाए जाते हैं? पूर्वानुवर्ती में कम विकसित और अध्यारोपित में समान रूप से विकसित होता है। सीधा और व्यवस्थित मार्ग किस प्रतिरूप की विशेषता है? पूर्वानुवर्ती अफवाह प्रतिरूप का। तीक्ष्ण मोड़ अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का। रीवा पठार की नदियाँ और हिमालय की नदियाँ क्रमशः किन प्रतिरूपों को दर्शाती है? रीवा पठार की नदियाँ अध्यारोपित और हिमालय की नदियाँ पूर्वानुवर्ती है। रीवा की नदियाँ जो है वो अध्यारोपित है और हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती है। नदी का वह स्वरूप जो भूवैज्ञानिक संरचना के आर पार विकसित होता है परंतु बाद की संरचना से प्रभावित नहीं होता, क्या कहलाता है? पूर्वानुवर्ती अफवाह। नदी का वह स्वरूप जो भूवैज्ञानिक, ये तो पहेली जैसा लग रहा है। नदी का वह स्वरूप जो भूवैज्ञानिक संरचना के आर पार विकसित होता है परंतु बाद की संरचना से प्रभावित नहीं होता, क्या कहलाता है? पूर्वानुवर्ती अफवाह। नरम और कठोर चट्टानों के क्षैतिज आवरण पर सर्वप्रथम कौन सा अफवाह तंत्र विकसित होता है? आरेख के अनुसार क्षैतिज स्तरों पर वृक्षाकार प्रवाह विकसित होता है। नरम और कठोर चट्टानों के क्षैतिज आवरण पर सर्वप्रथम कौन सा अफवाह तंत्र विकसित होता है? तो क्षैतिज संस्तरों पर वृक्षाकार जो क्षैतिज है, क्षैतिज संस्तर वृक्षाकार प्रभाव विकसित होता है। डाउन कटिंग की प्रक्रिया किस अफवाह प्रतिरूप में गॉर्ज का निर्माण के लिए उत्तरदायी? अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का। गॉर्ज का निर्माण जो है डाउन कटिंग की प्रक्रिया किस अफवाह प्रतिरूप में गॉर्ज के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का। अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप। यदि नदियाँ अंतर्निहित प्राचीन चट्टानी संरचना के प्रति उदासीन होकर अपनी पूर्व घाटी के अनुरूप बहती है तो वह क्या कहलाती है? अध्यारोपित अफवाह। यदि नदियाँ अंतर्निहित प्राचीन चट्टानी संरचना के प्रति उदासीन होकर अपनी पूर्वी घाटी के अनुरूप बहती है तो वो क्या कहलाती है? अध्यारोपित अफवाह। अध्यारोपित अफवाह। उत्तरी भारत के विशाल मैदान की मुख्य वैज्ञानिक संरचना किस प्रकार के प्रतिरूप के लिए आदर्श है? उत्तरी भारत के विशाल मैदान की भूवैज्ञानिक संरचना किस प्रकार के प्रतिरूप के लिए आदर्श है? समरूप संरचना जो वृक्षाकार प्रतिरूप के लिए आदर्श है। चित्र आरेख आधारित प्रश्न। चित्र डी में किस विशिष्ट अफवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित किया गया है? अब चित्र डी क्या है उसका तो पता नहीं, तो ये क्वेश्चन मेरे पास करना। ट्रैलिस प्रतिरूप में कठोर चट्टानों के उभरे हुए भाग को अंग्रेजी आरेख में क्या कहा जाता है? रिसेज ऑफ रेसिस्टेंट रॉक। ट्रैलिस को बोलते हैं। ट्रैलिस प्रतिरूप में कम प्रतिरोधी चट्टानों से निर्मित घाटियों को आरेख में क्या नाम दिया गया है? वैलीज आउट इन लेस रेसिस्टेंट रॉक। वैलीज आउट इन लेस रेसिस्टेंट रॉक। सुपर इम्पोज्ड स्ट्रिंग के आरेख में धारा की उपस्थिति से पहले क्या घटित हुआ था? विरूपण या विकृति। आरेख के अनुसार क्षैतिज संस्तरों पर प्रारंभ में किस प्रकार की जलधारा विकसित हुई थी? डेंड्रिटिक स्ट्रीम। गॉर्ज या महाखंड के निर्माण का मुख्य कारण आरेख में क्या बताया गया है? डाउन कटिंग। दाबे हुए अपनति के प्रतिरूप संस्तरों को काटकर नदी द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? गॉर्ज या वाटर गैप। अध्यारोपित जलधारा के आरेख में असंगठित को दर्शाने वाली नदी अध्यारोपित जलधारा के आरेख में असंगति को दर्शाने वाली रेखा को क्या नाम दिया गया है?
अनकॉन्फॉर्मिटी या विषमत रेखा, अनकॉन्फॉर्मिटी या विषमत रेखा। आरेख के निचले भाग में झुकी हुई या मुड़ी हुई चट्टानी परतों को क्या कहते हैं? फोल्डेड वेट्स, फोल्डेड वेट्स। क्षैतिज परतों को अंग्रेजी रेखा में क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल वेट्स, क्षैतिज। नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म तथ्य एवं वर्गीकरण आधारित प्रश्न। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सूक्ष्म तथ्य एवं वर्गीकरण आधारित प्रश्न। क्या सोन नदी एक पूर्ववर्ती नदी है या अध्यारोपित नदी है? सोन नदी एक अध्यारोपित नदी है। क्या नर्मदा और ताप्ती नदी अध्यारोपित प्रतिरूप के उदाहरणों में से शामिल है? हाँ, ये दोनों अध्यारोपित अफवाह के उदाहरण हैं। स्वर्णरेखा नदी का संबंध भारत के किस पठारी भाग से है जो है जहाँ अध्यारोपित अफवाह मिलता है? छोटानागपुर पठार क्षेत्र से। बनास नदी किस प्रमुख या मुख्य नदी तंत्र की सहायक है जो अध्यारोपित प्रतिरूप बनाती है? चंबल नदी की। बनास जो है चंबल की सहायक नदी है। रीवा का पठार जिस राज्य का हिस्सा है जिसकी नदियाँ अध्यारोपित प्रतिरूप का अनुसरण करती है वह मध्य प्रदेश। हिमालय क्षेत्र की तीस्ता नदी पूर्व में किसकी सहायक थी और वर्तमान में यह पूर्ववर्ती स्वरूप दर्शाती है? ब्रह्मपुत्रा के। अफवाह प्रतिरूप के निर्धारण में चट्टानों की कठोरता और कोमलता की भूमिका किस प्रतिरूप में सर्वाधिक स्पष्ट है? अध्यारोपित और जालीनुमा प्रतिरूप में। अफवाह प्रतिरूप के निर्धारण में चट्टानों की कठोरता और कोमलता की भूमिका किस प्रतिरूप में सर्वाधिक स्पष्ट होती है? अध्यारोपित और जालीनुमा प्रतिरूप में। वृक्षाकार प्रतिरूप का मुख्य उदाहरण उत्तरी मैदान भाग के किस भाग में स्थित है? उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में। किस प्रतिरूप के अंतर्गत नदियाँ क्षैतिज संरचना वाले मैदान को प्रभावित करती है? वृक्षाकार। गोदावरी और कृष्णा नदियाँ किस भौगोलिक ढाल का अनुसरण करते हुए अध्यारोपित होती है? तो प्रायद्वीपीय पूर्वानुवर्ती ढाल के ऊपरी चट्टानों को काटकर। नेक्स्ट टॉपिक है उच्च स्तरीय कुछ प्रश्न बीपीएससी लेवल का। यदि कोई नदी संरचना आर पार बहती है और अपनी पुरानी घाटी को नवीन उत्थान के बावजूद बनाए रखती है तो वह किस श्रेणी में आएगी? पूर्वानुवर्ती अफवाह। भू आकृतिक विकास क्रम में अध्यारोपित अफवाह का प्रकट होना क्या दर्शाता है? ऊपरी नवीन परतों का पूर्ण अपर्दन और प्राचीन अंतर्निहित संरचना का अनावृत होना। अध्यारोपित अफवाह में असंगत शब्द का क्या अर्थ है? नदी का प्रवाह वर्तमान में दिखाई देने वाली सतही चट्टानों की मूल ढाल या संरचना के अनुकूल न होना। हिमालय की घाटियों का चौड़ा और उथला होना किस भू आकृतिक अवस्था को इंगित करता है? पूर्वानुवर्ती प्रतिरूप के विशिष्ट विकास चरण को। हिमालय की घाटियों का चौड़ा और उथला होना किस भू आकृतिक अवस्था को इंगित करता है? पूर्वानुवर्ती प्रतिरूप के विशिष्ट विकास चरण को। जालीनुमा प्रतिरूप में मुख्य नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ समानता किस कोष में मिलती है? समकोण के पास, जैसे कि वैलीज और रिजेस की अवस्थिति से स्पष्ट है। चित्र के अनुसार अपनति का संबंध किस प्रकार की चट्टानी परतों से है? वलित परतों से है। अपनति एंटीक्लाइन का संबंध किस प्रकार की चट्टानी परतों से है? वलित पर्वतों से। अफवाह प्रतिरूप मूलतः किसका विकास परिणाम है? भूवैज्ञानिक संरचना, चट्टानों की प्रकृति, ढाल और समय का। अफवाह प्रतिरूप मूलतः किसका परिणाम है? भूवैज्ञानिक संरचना, चट्टानों की प्रकृति और ढाल और समय का। दामोदर नदी घाटी में किस प्रकार की चट्टानी संरचना के ऊपर अध्यारोपित हुआ है? दामोदर नदी घाटी में किस प्रकार की चट्टानी संरचना के ऊपर अध्यारोपित हुआ है? कठोर चट्टान संस्तरों के ऊपर से निचली संरचनाओं पर। चंबल का उत्खात भूमि क्षेत्र किस अफवाह तंत्र की पृष्ठभूमि से जुड़ा है? अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप से। वृक्षाकार प्रतिरूप में मुख्य नदी धारा को क्या कहा जाता है? मुख्य धारा। वृक्षाकार प्रतिरूप में मुख्य नदी धारा को क्या कहा जाता है? मुख्य धारा। क्या सिंधु नदी एक पूर्वानुवर्ती नदी है? हाँ, सिंधु पूर्वानुवर्ती नदी है, यद्यपि इसके मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रतिरूप मिलता है। रीवा पठार का अफवाह के अध्यारोपित होने का मुख्य कारण क्या है? ऊपरी परतों का क्षरण होकर नदियों का प्राचीन आधारभूत चट्टानों पर टिक जाना। रीवा पठार का अफवाह के अध्यारोपित होने का मुख्य कारण क्या है? रीवा पठार पर अफवाह के अध्यारोपित होने का मुख्य कारण क्या है? ऊपरी परतों का क्षरण होकर नदियों का प्राचीन आधारभूत चट्टानों पर टिक जाना। चित्र में दर्शाया गया वाटर गैप किसके द्वारा काटा गया? नदी के नीचे की ओर कटाई करने वाली धारा के द्वारा। पूर्वानुवर्ती नदियों के प्रवाह मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले स्थलखंडों में क्या होता है? भूवैज्ञानिक शक्तियों द्वारा उत्थान। भारत का भूगोल के अंतर्गत यह अध्याय मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? भारत। नेक्स्ट टॉपिक विल बी आयताकार अफवाह प्रतिरूप। क्या है आयताकार अफवाह प्रतिरूप? रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। आयताकार अफवाह प्रतिरूप में सहायक नदियाँ मुख्य नदी से किस कोण पर मिलती है? लगभग 90 डिग्री कोण पर। किस अफवाह प्रतिरूप में सहायक नदियों की लंबाई समानता बहुत छोटी होती है? आयताकार अफवाह प्रतिरूप में। आयताकार अफवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से किस प्रकार की भू आकृतिक स्थलाकृतियों में विकसित होती है? जहाँ धरातल पर भ्रंश और दरारें पाई जाती है। चट्टानों के जोड़ों और संधियों का आयताकार रूप में होना किस प्रतिरूप के विकास के लिए उत्तरदायी? आयताकार अफवाह प्रतिरूप।
बिहार की प्रसिद्ध कोसी नदी का ऊपरी भाग किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है? आयताकार अपवाह प्रतिरूप का। प्रायद्वीपीय भारत की कृष्णा नदी का ऊपरी भाग किस अपवाह प्रतिरूप का प्रदर्शित करता है? आयताकार का। मध्य भारत की विंध्य श्रेणी की नदियों में मुख्य रूप से कौन सा अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है? आयताकार अपवाह प्रतिरूप। किस प्रतिरूप में चट्टानी संरचना ढाल की तुलना में नदियों के मार्ग में अधिक नियंत्रित करती है? आयताकार अपवाह प्रतिरूप। क्या आयताकार अपवाह प्रतिरूप में मुख्य नदियाँ की तीखे मोड़ के साथ समकोण पर झुकती है? हाँ, चट्टानी संधियों के कारण। व्रंश घाटियाँ के पास विकसित होने वाला मुख्य ज्यामितीय अपवाह प्रतिरूप कौन सा है? आयताकार अपवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट टॉपिक है समानांतर अपवाह प्रतिरूप। समानांतर अपवाह प्रतिरूप में नदियाँ किस रूप में प्रवाहित होती है? ज्यामितीय रूप से एक दूसरे के समानांतर। समानांतर अपवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से किसका कड़ाई के अनुसार करता है? प्रादेशिक ढाल का। समानांतर प्रवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से किसका कड़ाई से अनुसरण करता है? प्रादेशिक ढाल का, रीजनल स्लोप का। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में तीव्र गति से गिरने वाली नदी कौन का प्रतिरूप कैसा? समानांतर अपवाह प्रतिरूप। गोवा की प्रसिद्ध मांडवी नदी किस अपवाह प्रतिरूप का एक प्रमुख उदाहरण है? समानांतर अपवाह प्रतिरूप का। ज्वारी नदी का अपवाह तंत्र किस ज्यामितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है? समानांतर अपवाह प्रतिरूप का। कर्नाटक की शरावती नदी द्वारा किस प्रकार का नदी प्रतिरूप निर्मित किया जाता है? समानांतर अपवाह प्रतिरूप का। तीव्र ढाल वाले तटीय मैदानों में किस प्रकार के अपवाह का विकास सर्वाधिक होता है? समानांतर अपवाह प्रतिरूप का। समानांतर अपवाह प्रतिरूप में सहायक नदियाँ मुख्य नदी से किस प्रकार जुड़ी हुई होती है? वे बहुत कम कोण पर और मुख्य नदी के समानांतर बहती हुई जुड़ती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर नदियों के समानांतर बहने का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक तीव्र और एक समान प्रादेशिक ढाल। ज्वारी, मांडवी और शरावती नदियाँ अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? अरब सागर में। अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। जब नदियाँ किसी केंद्रीय उच्च भूमि से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं? अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। कम अपवाह प्रतिरूप को देखने वाला तारा या धूप की किरणें जैसा पैटर्न दिखाई देता है। अरीय। कम अपवाह प्रतिरूप को देखने पर तारा या धूप की किरणों जैसा पैटर्न दिखाई देता है अरीय अपवाह प्रतिरूप में। मैकाल श्रेणी में स्थित अमरकंटक का पठार भारत में किस अपवाह प्रतिरूप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? अरीय अपवाह प्रतिरूप का। झारखंड का रांची का पठार किस प्रकार के नदी प्रतिरूप के विकास के लिए जाना जाता है? अरीय अपवाह प्रतिरूप। अमरकंटक के पठार से निकलकर विपरीत दिशाओं में बहने वाली दो मुख्य नदियाँ कौन सी है? नर्मदा पश्चिम की ओर, सोन उत्तर की ओर। महानदी तंत्र से जुड़ी कौन सी नदी अमरकंटक के अरीय अपवाह का हिस्सा है? नर्मदा और सोन के साथ जोहिला महानदी के ऊपर की स्रोत। रांची के पठार से निकलकर अरीय रूप में चारों तरफ फैलने वाली एक प्रमुख नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा और दामोदर नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलने के बाद किस मुख्य नदी तंत्र में जाकर मिल जाती है? गंगा नदी तंत्र में, पटना के निकट जो है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल किस भू आकृति का इकाई के अरीय प्रतिरूप से संबंधित है? छोटा नागपुर या रांची के पठार से। गुंबदाकार पर्वतों पर समानता किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न बनता है? अरीय अपवाह प्रतिरूप। गुंबदाकार पर्वतों पर समानता किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न बनता है? अरीय अपवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप को भौगोलिक शब्दावली में अन्य किस नाम से जाना जाता है? ट्रेलिस अपवाह प्रतिरूप। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप को भौगोलिक शब्दावली में अन्य किस नाम से जाना जाता है? ट्रेलिस अपवाह प्रतिरूप के नाम से। ट्रेलिस अपवाह प्रतिरूप में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? लगभग समकोण पर। जालीनुमा पैटर्न आमतौर पर किस प्रकार के चट्टानी संरचना वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं? जहाँ कठोर और कोमल चट्टानें एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती है। बलित पर्वतों की कटक और घाटियों में कौन सा प्रतिरूप मिलता है? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। बलित पर्वतों की कटक और घाटियों में कौन सा प्रतिरूप मिलता है? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आने वाला सिंहभूम पठार किस प्रतिरूप के लिए प्रसिद्ध है? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप के लिए। हिमालय की बाह्य श्रेणी यानी शिवालिक श्रेणी में मुख्य रूप से कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। लघु हिमालय की श्रेणियों में नदियों का कौन सा जालनुमा रूप दिखाई देता है? ट्रालिस या जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। ट्रालिस पैटर्न में अनुदैर्ध्य घाटियों में बहने वाली नदियों को क्या कहते हैं? मुख्य अनुवर्ती नदियाँ। जालीनुमा प्रतिरूप में जो नदियाँ मुख्य नदी से समकोण पर आकर मिलती है वो क्या कहलाती है? परवर्ती नदियाँ। सिंहभूम क्षेत्र किस राज्य में स्थित है जहाँ की भूगर्भीय बनावट ट्रालिस पैटर्न को बढ़ावा देती है? झारखंड राज्य में। नेक्स्ट टॉपिक अभिकेंद्रीय या अभिसरण अपवाह प्रतिरूप, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। अभिकेंद्रीय या अभिसरण अपवाह प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप को और किस नाम से संबंधित किया जाता है? अभिसरण अपवाह प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप को और किस नाम से संबोधित किया जाता है? अभिसरण अपवाह प्रतिरूप। नदियों के प्रवाह का वह कौन सा दुर्लभ प्रतिरूप है जो अरीय प्रतिरूप के ठीक विपरीत कार्य करता है? अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। नदियों के प्रवाह का वह कौन सा दुर्लभ प्रतिरोध है जो अरीय प्रतिरूप के ठीक विपरीत कार्य करता है? अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। किस अपवाह प्रतिरूप में नदियाँ विभिन्न दिशाओं से प्रवाहित होते हुए किसी निम्न अवसादी
क्षेत्र झील या गर्त में आकर गिरती है? अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। किस अफवाह प्रतिरूप में नदियाँ विभिन्न दिशाओं से प्रवाहित होते हुए किसी निम्न अवसादी क्षेत्र या झील या गर्त में आकर मिलती है? अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। अंतर्देशीय बेसिन के या चारों ओर से घिरी झीलों में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। राजस्थान की प्रसिद्ध सांभर झील किस अफवाह प्रतिरूप का सबसे उत्तम उदाहरण पेश करती है? राजस्थान की जो सांभर झील है वो किस अफवाह प्रतिरूप का सबसे उत्तम उदाहरण पेश करती है? अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप का। मंथा नदी किस झील में गिरकर अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का निर्माण करती है? सांभर झील, राजस्थान वाला। खारी नदी किस अंतर्देशीय अफवाह प्रतिरूप का एक मुख्य अंग है? सांभर झील के अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का। रूपनगढ़ और खंडेला नदियाँ भी सांभर झील में गिरती है, यह किस प्रकार का प्रवाह है? अभिकेंद्रीय केंद्रोन्मुख प्रवाह। रूपनगढ़ और खंडेला नदियाँ भी सांभर झीलों में गिरती है, यह किस प्रकार का प्रवाह है? अभिकेंद्रीय केंद्रोन्मुख प्रवाह। चतुर्दिक उच्च भूमियों से घिरे किसी केंद्रीय गर्त या डिप्रेशन की ओर बहने वाली नदियाँ क्या बनाती है? सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न। चतुर्दिक उच्च भूमियों से घिरे किसी केंद्रीय गर्त या डिप्रेशन की ओर बहने वाली नदियाँ क्या कहलाती है? सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न। लोकटक झील मणिपुर जैसे प्राकृतिक झीलों में समानता कौन सा ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलते हैं? अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। लोकटक झील मणिपुर जैसे प्राकृतिक झीलों में समानता कौन सा ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है? अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जल विसर्जन तथा नल सरोवर झील गुजरात में जल विसर्जन करने वाली नदी किस अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण है? अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप, सेंट्रिपिटल ड्रेनेज सिस्टम। अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप की मुख्य विशेषता क्या होती है? जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या केंद्रीय गर्त में विसर्जित होती है तो उसे अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। भारतीय अफवाह तंत्र का निर्माण मुख्य रूप से किन भौगोलिक लक्षणों के परिणामस्वरूप हुआ है? भारतीय अफवाह तंत्र का निर्माण मुख्य रूप से किन भौगोलिक लक्षणों के परिणामस्वरूप हुआ है? भू आकृतिक इकाइयों के उद्भव, विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति और लक्षणों का। भारतीय अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में, हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी और महानदी। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, महानदी। हिमालयी अफवाह तंत्र में कौन सी 3 मुख्य नदी प्रणाली शामिल है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालयी अफवाह तंत्र में कौन सी 3 मुख्य नदी शामिल है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भाग में किस प्रकार की विवर्तनिक या अपरदनात्मक गतिविधि करती है? तीव्र अपरदनात्मक गतिविधि। हिमालय की नदियों द्वारा पर्वतीय भागों में किस विशिष्ट आकार की घाटियों का निर्माण किया जाता है? हिमालय की नदियों द्वारा पर्वतीय भागों में किस विशिष्ट आकार की घाटियों का निर्माण किया जाता है? V आकार की घाटियों का। नदियाँ पर्वतों के ऊपरी मार्ग में गहरे महाखंडों के अलावा और किन आकृति का निर्माण करती है? क्षिप्रिका एवं जलप्रपात का। नदियाँ पर्वतों के ऊपरी मार्ग में गहरे महाखंडों के अलावा और किन आकृति का निर्माण करती है? क्षिप्रिक एवं जलप्रपात का। मैदानी भागों में प्रवेश करने के पश्चात हिमालय की नदियाँ किस प्रकार के निक्षेपण लक्षणों का निर्माण करती है? बाढ़ के मैदान, चाप झीलें और समस्त घाटियाँ। मैदानी भागों में प्रवेश करने के पश्चात हिमालय की नदियाँ किस प्रकार के निक्षेपण लक्षणों का निर्माण करती है? बाढ़ के मैदान, चाप झीलें और समस्त घाटियों का। नदियाँ समुद्र में मिलने से ठीक पहले मुहाने पर किस स्थलाकृति का निर्माण करती हैं? डेल्टा का। नदियाँ समुद्र में मिलने से ठीक पहले मुहाने पर किस स्थलाकृति का निर्माण करती है? डेल्टा का। हिमालय की नदियाँ प्रकृति में 12मासी क्यों होती है? क्योंकि इन्हें हिम पिघलने एवं मौसमी वर्षा दोनों में से जल प्राप्त होता है। हिमालय की नदियाँ प्रकृति में 12मासी क्यों होती है? क्योंकि इन्हें हिम पिघलने एवं मौसमी वर्षा दोनों से जल प्राप्त होता है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है जो भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में बहती है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। गंगा नदी की सबसे लंबी पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम हिमालय से होता है? यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम हिमालय से होता है? यमुना नदी। प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। गंगा नदी प्रणाली की उत्तर पूर्वी सहायक नदी कौन सी है जो सीधे उत्तर से आकर मिलती है? घाघरा और गंडक मानचित्र के अनुसार रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक।
राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। मानचित्र के अनुसार राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? लूनी नदी। मानचित्र के अनुसार राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? लूनी नदी। गुजरात के साबरमती और माही नदियाँ अपना जल किस खाड़ी में गिराती है? खंभात की खाड़ी में। गुजरात के साबरमती और माही नदियाँ अपना जल किस खाड़ी में गिराती है? खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। भारत की कौन सी दो प्रमुख नदियां भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती नदी। भारत की कौन सी दो प्रमुख नदियां जो भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है जो मालवा पठार से उत्तर की ओर बहती है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है जो मालवा पठार से उत्तर की ओर बहती है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है जो मालवा पठार से उत्तर की ओर बहती है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। छोटा नागपुर पठार से निकलकर पूर्व की ओर बहने वाली और हुगली में मिलने वाली नदी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार से निकलकर पूर्व की ओर बहने वाली और हुगली में मिलने वाली नदी कौन सी है? दामोदर नदी। ओडिशा का शोक कही जाने वाली तथा पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? महानदी। ओडिशा की शोक कहे जाने वाली नदी महानदी है। ओडिशा की शोक कहे जाने वाली नदी कौन सी है? महानदी। महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है जो मानचित्र में दर्शाई है? तेह और सियोनाथ या महानदी तंत्र की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? गोदावरी नदी। बेनगंगा और पेनगंगा किस नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी नदी की तंत्र की। बेनगंगा और पेनगंगा किस नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी नदी तंत्र की। दक्षिण भारत की कौन सी नदी अपनी पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है? कावेरी नदी। दक्षिण भारत की कौन सी नदी है जो अपनी पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? कावेरी नदी। भारतीय नदियों का देश के किस तंत्र को सहारा देने में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है? कृषि, परिवहन और पारिस्थितिकी तंत्र। हिमालयी नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में क्या लेकर आती है जिससे उपजाऊ मैदान बनते हैं? अवसाद, गाद और जलोढ़ मिट्टी। सहायक नदियाँ अफवाह तंत्र को मजबूत बनाकर किन प्रमुख आर्थिक कार्यों में सहायक करती है? सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा बनाती है, गांगे डेल्टा जिसे बोलते हैं। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र किस देश या क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत, मानसरोवर झील के पास। सिंधु नदी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है? लद्दाख से। सिंधु नदी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है? लद्दाख। गंगा नदी का मुख्य स्रोत का उद्गम किन दो नदियों के संगम से देवप्रयाग में होता है? भागीरथी और अलकनंदा। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर आकर मिलती है? प्रयागराज, इलाहाबाद। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर आकर मिलती है? प्रयागराज, इलाहाबाद। गंडक और कोसी नदियाँ गंगा में किस ओर से बाएं से दाएं आकर मिलती है? बाईं ओर से उत्तर दिशा में। सोन नदी गंगा में किस राज्य में और किस शहर के पास मिलती है? बिहार, पटना। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिहांग के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के मार्ग का निर्माण करती है जिसमें नदी द्वीप पाए जाते हैं? गुम्फीय मार्ग। लूनी नदी समुद्र तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि यह कच्छ के रण के दलदल में विलीन हो जाती है। अंततः स्थलीय प्रवाह। चंबल नदी किस विशेष भू आकृति या अपरदन के लिए प्रसिद्ध है? अवनालिका अपरदन या चंबल की बीहड़। अवनालिका अपरदन या चंबल की बीहड़। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बैतूल जिला, सतपुड़ा जिले में। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश एमपी के किस जिले में होता है? बैतूल जिला, सतपुड़ा जिले से। दामोदर नदी को पूर्व में किस राज्य का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक। दामोदर नदी को पूर्व में क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट के किस पहाड़ी से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम दक्षिण घाट के किस पहाड़ी से होता है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र। कृष्णा नदी क्या बोल रहा है? गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट में कहाँ होता है? गोदावरी का उद्गम जो है त्र्यंबकम पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक की किन पहाड़ियों से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक की किन पहाड़ियों से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मार्ग हिमालय की नदियों की तुलना में कैसा होता है? छोटा, निश्चित और सीधा। प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मार्ग हिमालय की नदियों की तुलना में कैसा है? छोटा, निश्चित और सीधा। हिमालय की नदियां द्वारा बनाई जाने वाली गहरी घाटियों या गॉर्ज का मुख्य कारण क्या है? हिमालय का निरंतर उत्थान और नदियों का ऊर्ध्वाधर या लंबवत अपरदन। भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने की योग्यता का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। बाढ़ नियंत्रण और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
नेक्स्ट टॉपिक विल बी हिमालयी अफवाह तंत्र का विकास। हिमालयी अफवाह तंत्र का विकास। पृथ्वी के सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अफवाह तंत्रों में से किसे माना जाता है? हिमालयी अफवाह तंत्र को। हिमालयी अफवाह तंत्र का विकास एवं लंबी और जटिल किस प्रक्रिया का परिणाम है? भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालयी नदियों की उत्पत्ति किस भूवैज्ञानिक कल्प में हुई थी? मायोसीन कल्प में। मायोसीन कल्प के दौरान असम से पंजाब तक बहने वाली विशाल नदी को किस नाम से जाना जाता है? इंडो ब्रह्म या शिवालिक नदियाँ। इंडो ब्रह्मन या शिवालिक नदियाँ। इंडो ब्रह्म नदी संपूर्ण हिमालय की लंबाई में समानांतर बहती हुई अंत में कहाँ अपना जाल विसर्जित करती है? सिंध की खाड़ी में। सिंध की खाड़ी में। शिवालिक या इंडो ब्रह्मण नदी के अस्तित्व की पुष्टि किस प्रकार के निक्षेपों से होती है? जलोढ़ निक्षेपों, रेत, मृतक कंकड़ आदि से। कालांतर में विशाल इंडो ब्रह्मण नदी कितने अफवाह तंत्रों में विभाजित हो गई है? 3 मुख्य अफवाह तंत्रों में। कालांतर में विशाल इंडो ब्रह्म नदी कितने अफवाह तंत्रों में विभाजित हो गई है? 3 मुख्य अफवाह तंत्रों में। इंडो ब्रह्म नदी के विभाजन के बाद केंद्रीय भाग में कौन सी मुख्य नदियाँ विकसित हुई है? गंगा और हिमालय से प्रवाहित होने वाली उसकी सहायक नदियाँ। इंडो ब्रह्म नदी के पूर्व दिशा के भाग में कौन सा नदी तंत्र विकसित हुआ? ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियाँ। इंडो ब्रह्म नदी के पूर्व दिशा में के भाग में कौन सा नदी तंत्र विकसित हुआ है? ब्रह्मन एवं इसकी सहायक नदियाँ। इंडो ब्रह्म नदी के पश्चिम भाग में विकसित होने वाली नदी तंत्र का नाम क्या है? सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ। विशाल इंडो ब्रह्म नदी का 3 भागों में विभाजित किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ माना जाता है? प्लेइस्टोसीन काल में हिमालय के किस पश्चिमी भाग का उत्थान हुआ जिससे नदी तंत्र विभाजित हुआ? पोटवार पठार, दिल्ली रीज का उत्थान। प्लेइस्टोसीन काल में हिमालय के किस पश्चिमी भाग का उत्थान हुआ जिससे नदी तंत्र विभाजित हुआ? पोटवार पठार, दिल्ली रीज का उत्थान। पोटवार पठार के उत्थान के कारण किन 2 प्रमुख नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का निर्माण हुआ है? सिंधु और गंगा अफवाह तंत्र के बीच। मध्य प्लेइस्टोसीन काल में किन पहाड़ियों के बीच स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ था? राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य। राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य मालदा गैप के अधोक्षेपण से किन नदियों का दिक् का परिवर्तन हुआ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के। मालदा गैप के निर्माण के बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ किस दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी है? बंगाल की खाड़ी की ओर। हिमालयी अफवाह तंत्र के विकास को समझने के लिए किन पहाड़ियों की निरंतरता का अध्ययन आवश्यक है? शिवालिक पहाड़ियों का। सिंधु और गंगा नदी के जल विभाजक के रूप में कार्य करने वाली भू आकृतिक संरचना कौन सी है? दिल्ली रीज, पोटवार पठार। नदियों द्वारा लाए गए भारी गाद और जलोढ़ निक्षेपों से हिमालय के दक्षिण में किस श्रृंखला का निर्माण हुआ? शिवालिक पहाड़ियों का। भूवैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार इंडो ब्रह्मन नदी का प्रभाव मुख्य रूप से किस दिशा में था? पूर्व से पश्चिम की ओर। पोटवार पठार का उत्थान किस प्रमुख भारतीय राज्य या क्षेत्र के निकट सीमा बनाता है? पंजाब और दिल्ली के सीमावर्ती मैदान के पास। पोटवार पठार का उत्थान किस प्रमुख भारतीय राज्य या क्षेत्र के निकट सीमा बनाता है? पंजाब और दिल्ली के सीमावर्ती मैदान के पास। राजमहल मेघालय कगार के मध्य के क्षेत्र का धंसना भूविज्ञान में क्या कहलाता है? मालदा गैप का अधोक्षेपण। क्या शिवालिक नदी का विभाजन आकस्मिक था या क्रमिक? यह एक क्रमिक भूवैज्ञानिक घटना थी जो लाखों वर्षों में पूर्ण हुई है। गंगा अफवाह तंत्र का वर्तमान स्वरूप किस गैप के धंसने के बाद अस्तित्व में आया है? मालदा गैप। गंगा अफवाह तंत्र का वर्तमान स्वरूप किस गैप के धंसने के बाद अस्तित्व में आया? मालदा गैप। इंडो ब्रह्म नदी के विखंडन का मुख्य कारण पृथ्वी की कौन सी हलचलें थी? विवर्तनिक हलचलें, पोटवार पठार का उठना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंधु नदी अफवाह तंत्र। सिंधु नदी को प्राचीन काल या अन्य भाषाओं में किस नाम से जाना जाता है? इंडस नदी के नाम से। सिंधु नदी को प्राचीन काल या अन्य भाषाओं में किस नाम से जाना जाता है? इंडस नदी के नाम से। तिब्बत के पठार पर सिंधु नदी को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख। सिंगी खम्बान एवं शेरमुख। सिंधु नदी भारत के संदर्भ में किस प्रकार की नदी अफवाह प्रणाली का निर्माण करती है? भारत की सबसे पश्चिमी नदी अफवाह तंत्र की। प्राचीन भारतीय इतिहास में किस सभ्यता के विकास में सिंधु अफवाह तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में किस पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी पार्श्व से होता है? कैलाश पर्वत श्रृंखला से। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में किस पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी पार्श्व से होता है? कैलाश पर्वत श्रृंखला से। कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास स्थित किस विशिष्ट हिमनद से सिंधु नदी निकलती है? बोखरचू हिमनद, बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू हिमनद तिब्बत में किस प्रसिद्ध पवित्र झील के समीप स्थित है? मानसरोवर झील के समीप। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई में से भारत में इसका प्रवाह कितने किलोमीटर क्षेत्र में है? 1114 किलोमीटर। भारत में सिंधु नदी वर्तमान में किन केंद्र शासित प्रदेशों से होकर प्रवाहित होती है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। भारत में सिंधु नदी वर्तमान में किन केंद्र शासित प्रदेशों से होकर प्रवाहित होती है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। सिंधु नदी विश्व की नदी प्रणाली में किस स्थान पर आती है? यह विश्व की सबसे बृहद नदी प्रणाली में से एक है। सिंधु नदी विश्व की नदी प्रणालियों में से किस स्थान पर आती है? यह विश्व की सबसे बृहद नदी प्रणाली में से एक है। भारत में प्रवेश करने के बाद सिंधु नदी सर्वप्रथम किस दिशा की ओर आगे बढ़ती है? भारत में
प्रवेश करने के बाद सिंधु नदी सर्वप्रथम किस दिशा की ओर बढ़ती है? उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। लद्दाख के क्षेत्र में सिंधु नदी किन दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से प्रवाहित होती है? जास्कर पर्वत श्रृंखला और लद्दाख पर्वत श्रृंखला के मध्य। सिंधु नदी की प्रमुख हिमालयी सहायक नदियाँ कौन सी है जो इसके ऊपर भाग में मिलती है? सिंधु नदी की प्रमुख हिमालयी सहायक नदियाँ कौन सी है जो इसके ऊपरी भाग में बहती है? श्योक, द्रास, जास्कर, हुंजा, सिगार, गिलगित और गौग। श्योक, द्रास, जास्कर, हुंजा, सिगार, गिलगित और गौग। सिंधु नदी को पंचनद का संयुक्त जल पाकिस्तान के किस स्थान से प्राप्त होता है? मीठनकोट में। सिंधु नदी को पंचनद का संयुक्त जल पाकिस्तान के किस स्थान से प्राप्त होता है? मीठनकोट में। पंचनद शब्द के अंतर्गत किन 5 प्रमुख नदियों को सम्मिलित किया गया है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास को। मीठनकोट से ठीक पहले सिंधु नदी से मिलने वाली नदियाँ मुख्य रूप से किस क्षेत्र की सहायक नदियाँ? मैदानी भाग की प्रमुख सहायक नदियाँ। सिंधु नदी के दक्षिणी तट राइट बैंक से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ और संगर। सिंधु नदी के दक्षिणी तट से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ और संगर। सिंधु के दक्षिणी तट की सहायक नदियाँ जैसे कि गोमल और कुर्म किस पर्वत श्रृंखला का उद्गमित होता है? सुलेमान पर्वत श्रृंखला से। सुलेमान श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ सिंधु में मुख्य रूप से किस देश के भूभाग में आकर मिलती है? पाकिस्तान के विभिन्न स्थानों पर। सिंधु नदी पाकिस्तान के किस भाग में एक विशाल डेल्टा का निर्माण करवाती है? पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में। सिंधु नदी पाकिस्तान के किस भाग में एक विशाल डेल्टा का निर्माण करवाती है? पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में, कराची के पूर्व में। डेल्टा का निर्माण करने के पश्चात सिंधु नदी अंततः किस सागर में विसर्जित हो जाती है? अरब सागर में। लद्दाख रेंज को काटते हुए सिंधु नदी किस गहरे गॉर्ज महाखंड का निर्माण करती है? गिलगित के पास सिंधु गॉर्ज का। सिंधु नदी का जल मुख्य रूप से किस ग्लेशियर के पिघलने से सालों भर बना रहता है? गोखर, चू और कैलाश क्षेत्र के हिमनदों से। सिंधु नदी तंत्र का अधिकांश सतवा क्षेत्र भारत के अलावा किस देश में विस्तृत है? पाकिस्तान में। लद्दाख की प्रसिद्ध नदी श्योक सिंधु में किस दिशा से आकर मिलती है? उत्तर पूर्व दिशा से। दहिना तट की सहायक नदियाँ द्रास और जास्कर नदियाँ सिंधु में किस तट से आकर मिलती है? बाएं तट से। द्रास और जास्कर नदियाँ सिंधु में किस तट से आकर मिलती है? बाएं तट से। काराकोरम क्षेत्र से आकर सिंधु में मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? हुंजा नदी। काराकोरम क्षेत्र से आकर सिंधु में मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? हुंजा नदी। क्या सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी उदाहरण है? हाँ, क्योंकि यह हिमालय के उत्थान से पूर्व से बह रही है और उसे काटकर गोर्ज बनाती है। सिंधु नदी भारत से बाहर निकलने के बाद पाकिस्तान के किस क्षेत्र में प्रवेश करती है? दर्रिस्तान क्षेत्र, चिल्लास के निकट। सिंधु जल समझौता 1960। सिंधु जल समझौता 1960। भारत और पाकिस्तान के मध्य ऐतिहासिक सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? 1960 में। सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार सिंधु नदी तंत्र की कितनी नदियों को पूर्वी नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया? 3 नदियों को, रावी, सतलुज, ब्यास को। सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार सिंधु नदी तंत्र की कितनी नदियों को पूर्वी नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो 3 नदियों को, रावी, सतलुज और ब्यास को। सिंधु नदी की 3 पूर्वी नदियाँ हैं ये। सिंधु जल समझौते के तहत पूर्वी नदियों रावी, सतलुज, ब्यास के जल पर किस देश को पूर्ण अधिकार है? भारत को। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत किन 3 नदियों को पश्चिमी नदियाँ कहा गया है? झेलम, चिनाब और सिंधु को पश्चिमी नदियाँ बोला गया है। पश्चिमी नदियाँ झेलम, चिनाब, सिंधु के जल का मुख्य अधिकार किस देश को सौंपा गया? पाकिस्तान को। पूर्वी नदियों का सौंपा गया है भारत को, जबकि सिंधु के पश्चिमी की ओर की नदियों का, जैसे झेलम, चिनाब, सिंधु को पाकिस्तान को दिया गया। पश्चिमी नदियों के संदर्भ में भारत को किस प्रकार के उपयोग की अनुमति समझौते के तहत दी गई? गैर उपभोग और कृषि उपयोग, सीमित घरेलू या बिजली उत्पादन हेतु। सिंधु जल समझौते में भारत के लिए कृषि उपयोग की अनुमति के साथ कौन सी शर्त जोड़ी गई है? जल के प्रवाह को बिना रोके या दिशा बदले उपयोग करना। सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्राप्त है? 80%। 1960 के इस समझौते के मध्यस्थता किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने की थी? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच जल संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? अस्थायी सिंधु आयोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है झेलम नदी। झेलम नदी कश्मीर घाटी के किस भाग से उद्गमित होता है? झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग से उद्गमित होती है। झेलम नदी पीर पंचाल के गिरिपाद में स्थित किस प्रसिद्ध झील या सोते से निकलती है? बैरीनाग झील, बैरीनाग चश्मा से। झेलम नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 724। पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करने से पहले झेलम नदी श्रीनगर में किस प्रसिद्ध मीठे पानी की झील से होकर गुजरती है? बुलर झील से। श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी भारत पाकिस्तान सीमा के समानांतर कितने किलोमीटर क्षेत्र में बहती है? 170 किलोमीटर क्षेत्र में। भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रवाहित होते समय झेलम किस प्रकार की भू आकृति का निर्माण करते हैं? एक गहरे और संकरे।
गहरे महाखड्डा से गुजरने के बाद झेलम नदी किस देश के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? पाकिस्तान के मैदान। झेलम नदी पाकिस्तान के किस स्थान पर पहुंचकर चिनाब नदी में विलीन हो जाती है? त्रिमू नामक स्थान पर। त्रिमू नामक स्थान पाकिस्तान के किस जिले के अंतर्गत आता है? जंग जिला के अंतर्गत। झेलम की वह कौन सी प्रमुख सहायक नदी है जो जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है और इस पर विवाद भी है? किशन गंगा नदी। पाकिस्तान में इसे नीलम नदी कहते हैं। किशन गंगा नदी झेलम में किस स्थान के समीप आकर मिलती है? मुजफ्फराबाद के निकट। कश्मीर घाटी में नावों के संचालन और परिवहन के लिए कौन सी नदी मुख्य मार्ग प्रदान करती है? झेलम नदी। यह घाटी में विसर्पण यानी मेंडरिंग करती है। झेलम नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कुल कितने वर्ग किलोमीटर विस्तृत है? 34,775 वर्ग किलोमीटर। बैरीनाग से निकलने के बाद झेलम सर्वप्रथम किस दिशा में बहती है? उत्तर पश्चिम दिशा में। बूलर झील से निकलने के बाद झेलम नदी की प्रवाह दिशा क्या हो जाती है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। प्राचीन वेदों में झेलम नदी को किस नाम से पुकारा गया? वितस्ता नदी। प्राचीन वेदों में झेलम नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? वितस्ता नदी। यूनानी इतिहासकारों ने झेलम नदी को क्या नाम दिया था? हाइड्रोस्पीच। यूनानी इतिहासकारों ने झेलम नदी को क्या नाम दिया है? हाइड्रोस्पीच। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना किस नदी तंत्र का हिस्सा है? झेलम नदी तंत्र का। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना किस नदी तंत्र का हिस्सा है? झेलम नदी तंत्र का। झेलम नदी घाटी का निर्माण मुख्य रूप से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच हुआ है? महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से हुआ? जास्कर पर्वत श्रेणी से। चिनाब नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। जास्कर श्रेणी से उसका उद्गम हुआ। हिमालय प्रदेश में जास्कर श्रेणी के किस प्रसिद्ध दर्रों के समीप से चिनाब नदी निकलती है? बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। अपने उद्गम स्थल के समीप चिनाब नदी किन दो धाराओं के रूप में जानी जाती है? चंद्र और भागा नामक दोनों नदियाँ हिमालय प्रदेश के किस स्थान पर आपस में मिलती है? टंडी नामक स्थान पर। टंडी में मिलने के बाद इन दोनों धाराओं के संयुक्त रूप को प्रारंभ में क्या कहा जाता है? चंद्रभागा नदी। हिमालय प्रदेश में चिनाब नदी को मुख्य रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? चंद्रभागा। हिमालय प्रदेश में चिनाब नदी को मुख्य रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? चंद्रभागा। प्राचीन काल वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? आस्कनी। चिनाब नदी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश कर एक गहरी घाटी का निर्माण करती है? जम्मू और कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी के समानांतर बहने के बाद चिनाब नदी मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है? अखनूर के निकट पाकिस्तान पंजाब के मैदान में। चिनाब नदी पाकिस्तान में जाकर किस प्रमुख नदी तंत्र में सीधे मिल जाती है? सिंधु नदी तंत्र से मिठन कोट के पास पंच नदी के रूप में। चिनाब नदी पाकिस्तान में जाकर किस प्रमुख नदी तंत्र में मिल जाती है? सिंधु नदी तंत्र से। झेलम और रावी नदियाँ अपना जल अंततः किस नदी में विसर्जित करते हैं? चिनाब नदी में। झेलम और रावी नदियाँ अपना जल अंततः किस नदी में विसर्जित करते हैं? चिनाब नदी में। बारालाचा दर्रे के उत्तर पूर्वी से कौन सी धारा निकलती है? भागा नदी। बारालाचा दर्रे के उत्तर पूर्व से कौन सा धारा निकलती है? भागा नदी। बारालाचा दर्रे के दक्षिण पश्चिम, ये था उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम जोजिला की ओर के क्षेत्र से कौन सी धारा निकलती है? चंद्र नदी। बारालाचा दर्रे के दक्षिण पश्चिम जोजिला की ओर के क्षेत्र से कौन सी धारा निकलती है? चंद्र नदी। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जैसी भारत की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। सलाल बगलिहार, दुलहस्ती जैसी भारत की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर।